हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ये बुक हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसमें हमने ऑलमोस्ट एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर लिया है। तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही लगातार कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समझे? लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इस बुक को बहुत जल्दी मैं कवर कराने वाला हूँ। इसमें ऑलरेडी हमने यहाँ तक देख लिया है, यानी कि फॉरेन इन्वेशन तक देख लिया है। इतना पार्ट बचा हुआ है इसका एंशिएंट का, तो इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा 35-34 पेज पे है ये। 15 कहाँ चला गया? 40 आगे नहीं जाना है। ठीक है, आज हमें जो डील करना है दोस्तों, वो हमें डील करना है गुप्त एम्पायर के क्वेश्चंस देखने। तो ये बुक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस देता है, क्वेश्चन के साथ में इसका एक्सप्लेनेशन देता है। साथ में मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन करता ही हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों। आराम से देखिए, रिलैक्स होकर देखिए, बगल में स्नैक्स रखिए, खाते खाते देखिए, मज़े लीजिए ज़िंदगी के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्ता को। समुद्रगुप्ता को बहुत महान शासक था ये। इसने जो है ना दक्षिण में, नॉर्थ में बहुत सारे एक्सपेडिशन किए। दक्षिण वाले राजाओं को फिर अपनी सोजेनिटी मतलब मनवा के उनका राजपाट लौटा दिया, नॉर्थ वाले का जो है एरिया एनेक्स कर लिया। सो समुद्रगुप्ता कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कॉन्क्वेस्ट। एंड हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने इसे जो है ऐसा कहा है। किसने कहा इसको कि भाई ये समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया है? मेरे हिसाब से ये मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहना क्यों ज़रूरी है भाई? इसको बोलो, नेपोलियन को बोलो समुद्रगुप्ता ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्ता फलाना, जिस जिस देश का भी वो है। ठीक है, तो वो ज़्यादा मुझे बेटर लगता है। खैर, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ ने कहा है ही हैज़ ऑल्सो बीन डिस्क्राइब्ड एज द हीरो ऑफ 100 बैटल्स इन प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कुछ नहीं है, इलाहाबाद में एक पिलर है। पिलर पे 33 लाइन में लिखा गया इसके बारे में, जिसमें इसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है, इसकी पर्सनालिटी के बारे में, बीना वादक, म्यूजिक लव, ये सब कहा है। और ये किसने लिखा था? इसके कोर्ट पोएट हरि सेना ने। कोर्ट पोएट इसके हरि सेना ने ये कंपोज करवाया था। प्रशस्ति का मतलब होता है कि बड़ाई करना। ठीक है, समुद्रगुप्ता वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। ठीक है, एंड सेकेंड रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। ही वॉज ऑल्सो ए गुड पोएट एंड म्यूजिशियन। बहुत अच्छा पोएट भी था और ये म्यूजिशियन भी था। इसके म्यूजिक के लव को हमने सिक्कों पे बीना बजाते हुए इसको देखा है। द रेन ऑफ डैश डायनेस्टी हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गुप्त पीरियड का जो एज है, उनका जो शासन है, वो उसको कहा जाता है कि भैया वो जो है गोल्डन एज था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इकोनॉमी फल फूल रही थी। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर ग्रो हुआ। बट मतलब इसमें क्रिटिसिज्म भी है कि ये ऐसा नहीं है कि गोल्डन युग था। बच्चों का और डाउन ट्रोडन का, महिलाओं का जो स्थिति था यहाँ पे काफ़ी ख़राब था। तो खैर वो सब अलग बात हो गई। 275 CE में गुप्त डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इसे फाउंड किया था। द गुप्त पीरियड हैज़ बिन डेजिग्नेटेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वायु पुराना की माने इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्सेज कंटेनिंग गुप्ताज पीरियड डिस्क्रिप्शन। इसमें पूरी वंशावली इनकी मेंशन है वायु पुराण में। संस्कृत वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्ता। गुप्ता की जो है, गुप्तों की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत थी। इट इज़ मोस्टली कंसिडर्ड दैट द यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम एंड टेम्पल आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। सवाल देखिए कि हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। पहला गुप्त रूलर का जिसको टाइटल दिया गया महाराजा धीराज का, आंसर होगा चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन। सो आफ्टर द फॉल ऑफ कुषाण, कुषाणों के फॉल के बाद मेनी स्मॉल स्टेट्स जो है इमर्ज हुए नॉर्थ इंडिया में। एंड इट वाज एट दिस टाइम दैट गुप्त डायनेस्टी इमर्ज इन मगध। ठीक है, एंड दे वेर द फ्यूडिटरीज ऑफ कुषाणास।
तो गुप्त जो थे किसके फ्यूडिटरी थे? कुषाणों के फ्यूडिटरी थे। द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज श्रीगुप्त। फाउंडर ऑफ कोर्स श्रीगुप्त था। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा फॉलोड बाई घटोचक। घटोचक जो था ये रूलर था महाराजा के बाद, मतलब श्रीगुप्त के बाद घटोचक जो है गद्दी पे बैठा, और ये अगेन इसने भी जो है टाइटल महाराजा लगाया। बट जो रियल फाउंडर माना जाता है गुप्त पीरियड का वो चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शादी किया था लिच्छवियों में, ठीक है, और इसने जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विस्तार कराया। एक्चुअल जो फाउंडर इसी को माना जाता है, महाराजा धीराज का जो है इसने टाइटल लगाया था। अगला सवाल है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी? गुप्तों का अंतिम शासक था कौन सा था? पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? स्कंदगुप्त होगा नहीं, कुमारगुप्त भी नहीं होगा, पुरुगुप्त। सही आंसर है विष्णुगुप्त, ठीक है, सही आंसर है विष्णुगुप्त। सो द लास्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्त। एंड विष्णुगुप्त ने जो है शासन किया 540 एडी से लेकर 550 एडी के बीच में शासन किया। विष्णुगुप्ता मेंशनड इज मेंशन इन, इसका जो मेंशन है विष्णुगुप्त के बारे में, इट इज़ फाउंड इन द करेंसी आर्टिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नालंदा। एंड द फाउंडर ऑफ गुप्त लीनिएज वाज श्रीगुप्ता। उसके बाद भले ही उसका बेटा घटोचक गद्दी पे बैठा हो, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो है चंद्रगुप्त वन को माना जाता है, क्योंकि इसने जो है शादी भी करी थी और मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से इसने जो है पावर को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस किया था, और ये जो है इसको कंसीडर किया जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी चंद्रगुप्त वन को। बट फाउंडर तो भैया पूछे तो श्रीगुप्त ही लगाना, एक्चुअल फाउंडर पूछे तो जरूर जा सकते हो इसके साथ। विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट एज ऑफ हिंदुइज्म का फॉर्म है, जैसे आप पूजा पाठ करते हो, मंदिर बनना, ये सब स्टार्ट हुआ था गुप्त पीरियड में, तो आंसर होगा सी गुप्त। विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? तो इसे माना जाता है, किसे माना जाता है दोस्तों? माना जाता है गुप्त का। सो द गुप्त डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। 240 से लेकर 280 तक का इसका पीरियड था। इसका बेटा बाद में गद्दी पे बैठा घटोचक, लेकिन एक्चुअल फाउंडर जो था वो चंद्रगुप्त वन को माना जाता है। अगला है, विच एम्पायर इज रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ हिंदुइज्म? तो सही आंसर होगा इसका गुप्त एम्पायर, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हिस्टोरिकली हमने जो है कल्चरली डेवलपमेंट हुआ, हिस्टोरिकल कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने डेवलपमेंट किया, तो इसको गोल्डन एज कहा जाता है। अगला सवाल है, हु रेन इन इंडियन हिस्ट्री इज हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? आंसर होगा गुप्त एम्पायर का। गुप्त एम्पायर का जो रेन था, शासन था, वो गोल्डन एज कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। क्यों कहा जाता है? रीज़न बीइंग कि गुप्त एम्पायर ने, मतलब देखिए कंट्रोवर्सी तो रहेगी, कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वुमेंस की स्थिति खराब थी और तमाम ब्राह्मणिज्म जो है अपने चरम सीमा पे फैल गया था, बहुत सारी बातें करी जाती हैं, लेकिन गोल्डन एज कहना भी उचित है, क्योंकि इस समय जो है ये सोने के सिक्के चल रहे थे उस समय उस एरिया में, और इकोनॉमी फल फूल रही थी, मंदिरों का विकास हो रहा था, हिंदुइज्म चरम सीमा पर, कल्चरल ग्रोथ हो रहा था, तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं गुप्त एज को जो है कहा जाता है गोल्डन एज। अगला सवाल है, आर्यभट्ट एंड कालिदास वेर द कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्त एम्पायर? तो 9 रत्न की ये पार्ट थे। आर्यभट्ट जो है बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इन्होंने आर्यभट्टिया करके एक बुक लिखी थी, जिसमें जो है पाई का मान जो आज की डेट में जो एग्जैक्ट है उतना ही लगभग उन्होंने निकाल के दे दिया था। कालिदास की रचनाएं यार बहुत, मेघदूतम और तमाम ऐसी ऐसी जो रचनाएं हैं काफ़ी फेमस हैं कालिदास की, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और ये दोनों जो थे ये नवरत्न के पार्ट थे, और ये चंद्रगुप्त विक्रमा द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर जिसे विक्रमादित्य भी टाइटल दिया गया है, ये थे बी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इट इज ऑल्सो कॉल्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आर्यभट्ट और कालिदास जो थे ये बिलोंग करते थे स्टेट कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय 9 लर्नड स्कॉलर, जिसे मैंने नवरत्न कहा, वो थे 9 जेम्स। द नवरत्ना वेर कालिदास, धन्वंतरी, छपनाका, देन अमर सिंह सिमुका, शंकु बेताल भट्ट, घट कृपारा, बराहमिहिर और बरारुचि, ये सब जो थे इनके कोर्ट में थे नवरत्न। घटोचक हु रूल्ड इन द ईयर 290 से लेकर 305 BC वाज ए किंग फ्रॉम विच डायनेस्टी? तो मैंने बताया था ना कि ये घटोचक जो था
ये श्रीगुप्त के बाद गद्दी पे बैठा था। श्रीगुप्त को फाउंडर माना जाता है, बट एक्चुअल फाउंडर माना जाता है चंद्रगुप्त वन को। ये बार बार मैं बात रिपीट करता हूँ कि अगर पूछे कि फाउंडर तो श्रीगुप्त ही लगाना, बट एक्चुअल फाउंडर बोल दे तो चंद्रगुप्त द्वितीय। घटोचक उसके बाद गद्दी पे बैठा, किसके बाद में? श्रीगुप्त के बाद में। 290 से लेकर 305 तक शासन किया। तो ये सभी जो हैं गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि 33 लाइन मैंने बताया ना कि इलाहाबाद में है, उन पे वो पिलर पे 33 लाइन में छपी है, और ये हरिसेना जो कि कोट पोर्ट था इसने छपवाया था। तो समुद्रगुप्ता की प्रयाग प्रशस्ति डिस्क्राइब द गुप्त डायनेस्टी एंड अकॉर्डिंग टू द आर्चीवल evidence of founder of the Gupta empire was Srigupta and Srigupta's successor was Ghatotchaka. Who among the following was a Gupta ruler? तो गुप्त रूलर इन सब में बीमा कन्फ्यूशस तो हम जानते हैं कि कुषाणों से रिलेटेड था। कनिष्क भी कुषाणों का शासक था, बहुत फेमस शासक था। चौथी बौद्ध संगति इन्होंने करवाई थी कुंडल वन कश्मीर में, कनिष्क काफ़ी फेमस। धनानंद नंदो का आखिरी शासक था, जो कि काफ़ी हठी जिद्दी इस तरीके का था। कौटिल्य इसके दरबार में पहुंचे तो उनकी जो है बेइज्जती कर दी थी इसने। और विक्रमादित्य, जिसे हम चंद्रगुप्त द्वितीय के भी नाम से जानते हैं, ये गुप्तों का शासक था। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य। ए पावरफुल एम्पेयर, जिसने जो 375 से 415 सी तक इसने शासन किया। एंड नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस शासक था ये भैया। इसके 9 रत्न भी रहते थे, जिसमें कालिदास, और अभी बात करी थी हमने, कालिदास भी थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टिया लिखी, वो भी थे। बराहमीर, बरारुचि और तमाम। ही वॉज सन ऑफ समुद्रगुप्ता एंड ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। अगला सवाल है कि द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्त डायनेस्टी वाज। आखिरी जो रिकॉग्नाइज्ड किंग था गुप्त डायनेस्टी का वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त ये आखिरी था, ठीक है। आखिरी शासक पूछे तो विष्णुगुप्त लगाना। एंड ही वॉज लास्ट एक्सेप्टेड एम्पेयर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। एक्सेप्टेड का मतलब ये कि हो सकता है कि आगे भी लोग क्लेम करते रहे हो कि मैं भी शासक हूँ गुप्त डायनेस्टी का लेकिन जनता ने नहीं माना हो, ये हो सकता है। तो जो लास्ट एक्सेप्टेड जो किंग था वो था डेफिनेटली विष्णुगुप्त। एंड ही रूल्ड बिटवीन 440 AD से लेकर 550 AD तक शासन किया। द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू द श्रीगुप्ता। 240 AD से लेकर 280 AD तक था। द गुप्त पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है कि द गुप्त रूलर्स imposed a fine called dash which was a plough tax paid by every cultivator owning a plough. The Gupta rulers imposed a fine called dash which was a plough tax paid by every cultivator owning a plough. आंसर होगा इसका हली वकरा। हली वकरा, तो हली वकरा जो है एक फाइन हुआ करता था, प्लो टैक्स कहते थे, एवरी कल्टिवेटर ओइंग ए प्लो, ठीक है। द गुप्त रूलर इम्पोज ए फाइन कॉल्ड हली वक्र और हल्दंत विच वाज प्लो टैक्स पेड बाई ईच कल्टिवेटर हु ओन्ड द प्लो, जो प्लो ओन करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंड वेयर इन द गुप्त पीरियड वन। तो ये जो गुप्त पीरियड में था वो था, एक तो था, पहला था क्षेत्र कल्टिवेबल लैंड, दूसरा था वास्तु हैबिटेबल लैंड, यानी कि जहाँ पे रह सकते हैं। जो क्षेत्र कल्टिवेबल था वहाँ पे खेती कर सकते हैं। गपथा सराह पास्चर लैंड, इसके अलावा लैंड सुटेबल फॉर कैटल फॉटर इसे बोलते थे। गपथा सराह या फिर पास्चर लैंड, जिसे कैटल फॉटर के लिए यूज किया जाता था। खिला लैंड, ये ऐसा लैंड था जो कि कल्टिवेबल नहीं था। अपरहता जो लैंड था, ये जो था ये वाइल्ड जो एरिया था, जंगल वाला एरिया हुआ करता था। अगला सवाल है कि व्हेन डिड चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून केम टू इंडिया। व्हेन डिड चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम था सुंग यून, ये भारत आया। तो सुंग यून जो है 518 AD में भारत आया था। सुंग यून जो है 518 AD में भारत आया था। चाइनीज ट्रेवलर था ये सुंग यून। So the Chinese traveler Sung Yun came to India in 518, 6th century में आया था, and received copies of Buddhist text in his 3 years of travel. It is known that the Fahian was also a Chinese traveler who traveled to India. Fahian came to the court of Chandragupta द्वितीय, विक्रमादित्य के कोर्ट में आया था, ठीक है। फाहियान हमेशा याद रखिएगा। एक था वेन सांग, वो ह से वेन और ह से हर्षवर्धन, तो वो हर्षवर्धन के समय में आया था 7वीं शताब्दी में। बट जब फाहियान की बात करते हैं तो फाहियान जो है वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कोर्ट में। वेन सांग तो हमने बताया कि 629 में आया था हर्षवर्धन के समय में।
अगला सवाल है कि द चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी, अर्ली 6th सेंचुरी में आया था सुंग यून आया था अर्ली 6th सेंचुरी में। नेम द स्टेट विथ चंद्रगुप्त वन गॉट द डॉरी फ्रॉम लिच्छवी। तो देखिए इसने शादी करी थी कुमार देवी करके एक लड़की से शादी करी थी, लिच्छवी की वो राजकुमारी थी। उससे शादी करने के बाद इसको जो पाटलिपुत्रा दहेज में मिल गया। साला हमारी भी शादी हो जाती है ऐसी किसी के साथ तो बताओ दहेज में मिल जाता ना, हमें तो कुछ खैर, तो पाटलिपुत्रा जो है दहेज में मिला चंद्रगुप्त वन ने जब लिच्छवी की राजकुमारी कुमारा देवी से शादी किया। तो चंद्रगुप्त वन जो था 319 से लेकर 350 एडी तक इसने शासन किया। गॉट मैरिड विद द लिच्छवीज कुमारा देवी, और ये बदले में इसे डॉरी में क्या मिला, पाटलिपुत्रा। He assumed the title of Maharaja Dhiraj and married Princess Kumara Devi of Lichvi state with the help of Lichvi extended the power। लिच्छवी के साथ शादी के मैट्रिमोनियल अलायंस तो दामाद की इज्जत होती है ना, तो पावर भी इसका बढ़ा। कुमार देवी वॉज डॉटर ऑफ किंग ऑफ लिच्छवी किंगडम एंड हेयर ऑफ दैट स्टेट। Therefore, after Kumara Devi got married to Chandragupta I, he received Patliputra as dowry and later the Lichvi Republic and Gupta Republic were united। बताओ यार कितना अच्छा डिसीजन था इसका। तो यहाँ पे ख़त्म होता है गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड ख़त्म हुआ तो क्या किया जाए दोस्तों, क्या पोस्ट गुप्त एम्पायर भी कवर कर दें? कितने क्वेश्चन है देख लेते, कवर कर देना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ 10-1 क्वेश्चन होंगे, तो चलो कवर करते हैं क्या है। इसके बाद क्या आएगा देख लेते हैं। इसके बाद आएगा डायनेस्टीज ऑफ साउथ, जिसे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, पोस्ट गुप्त एम्पायर का पहला क्वेश्चन है कि द हर्षचरित इज़ अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। बिल्कुल सही है, हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट ने लिखी थी। ये बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, जो कि रूलर था कन्नौज का शासक था। ये जो है संस्कृत में हर्षचरित्र की रचना हुई और इसके कोर्ट पोएट बाणभट्ट ने लिखी थी ये, ठीक है, बाणभट्ट ने। तो होता क्या था, जो कोर्ट पोएट होते थे ना, कोर्ट पोएट क्या थे, वो अपने राजा के अपने मतलब जो पैटर्न होता था, जो राजा होता था, उसके बड़ाई में बहुत सारी बातें लिखते थे, बढ़ा चढ़ा के उसका खूब तारीफ़ किया जाता था। तो यही एक उसी क्रम में हर्षचरित्र लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। सो हर्षचरित्र जो है बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, द रूलर ऑफ कन्नौज, एंड इट वाज कंपोज्ड इन संस्कृत बाय कोर्ट पोएट बाणभट्ट। हिज सेकेंड बुक कादम्बरी, ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी 2 किताबें जो हैं लिखी थी किसने, बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट ने लिखी 2 किताबें, हर्षचरित्र और कादम्बरी, दोनों किताबें जो है बाणभट्ट ने लिखी हैं, जो कि काफ़ी फेमस बुक्स हैं। विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट नोबेल इन द वर्ल्ड, पहला नोबेल इसे माना जाता है वर्ल्ड का। बाणभट्ट डायड बिफोर कादम्बरी वॉज कम्प्लीटेड एंड दिस नोबेल वॉज लेटर कम्प्लीटेड बाई भूषण भट्ट ने इसे बाद में जो है कंप्लीट करा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेम द चाइनीज पिलग्रिम टू इंडिया हु केम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। सवाल पूछ रहा है कि चाइनीज पिलग्रिम का नाम बताना है जो कि भारत आया इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट को सर्च करते करते यहाँ आ गया। इसका नाम है वेनसांग। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग जो है दोस्तों हर्षवर्धन के समय में आया था। और ये चाइनीज़ ट्रेवलर वेनसांग आया इंडिया में 629 एडी में आया और 645 एडी तक रहा। तो कितने सालों तक रहा, 16 सालों तक। ही केम टू इंडिया टू स्टडी द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा, जो कि कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है, इसमें पढ़ने आया, एंड टू कलेक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू वेनसांग, बुद्धिस्ट पीपल वेर डिवाइडेड इंटू 18 कम्युनिटीज, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज मेंटेन्ड बाई रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस। 100 विलेजेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो कि 100 विलेजेस दिए थे दान में किसने, हर्षवर्धन ने। चलिए बहुत मज़ा आया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें भाई, टेढ़े क्यों हो गए तुम। चलो अगला सवाल कहता है, क्या कहता है ये सवाल, कुछ कहता है ये। अगला सवाल है, ड्यूरिंग हुज रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग विजिट इंडिया। वेनसांग जो है दोस्तों, वेनसांग ह से वेन, ह से हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के काल में आया था। एक्सप्लेनेशन ऊपर देख लेना, अभी बताया भी था। चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय है ये, पुलकेशिन खाली नहीं लिखना चाहिए, पुलकेशिन द्वितीय लिखना चाहिए।
तो हुआ क्या कि हर्षवर्धन काफ़ी जोश में था उस समय, अब सोच रहा था कि साम्राज्य का विस्तार करता हूँ। इसी चक्कर में वेस्टर्न एरिया में वो पहुंचा, जीतने की कोशिश करी, वहाँ पे मिल गया उसको चालुक्यों के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसने बुरी तरीके से हरा दिया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन का जो एक्सपेडिशन था फेल हो गया वहीं पे। उसके बाद चुटकी भी ली गई है। चुटकी में ये लिया गया कि भैया जो हर्षा, जो पहले हर्षा था वो ही वॉज नो मोर हर्षा, उसकी हंसी छीन गई। सो द आई होल इंक्रिप्शन जो है वो रवि कृति, एक कोर्ट पोएट पुलकेशिन द्वितीय का, उसने इसे लिखा था। तो इसमें बोला गया कि चालुक्य डायनेस्टी के किंग पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन से लड़ाई लड़ी ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा नदी पे। 618 एडी में ये लड़ाई हुई, विच हर्षवर्धन डिफीटेड आफ्टर कनकरिंग हंड्रेड्स ऑफ किंग्स। बहुत सारे किंगों को हराने के बाद ये पुलकेशिन द्वितीय से हारा था वहाँ पे जाके। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ परमेश्वरा। जब पुलकेशिन द्वितीय जो है हराया जब हर्षवर्धन को, तो परमेश्वर का टाइटल जो है इसने लगाया, अपने आप को दिया। इट इज़ नोन दैट द आई होल इंक्रिप्शन इज इन द फॉर्म ऑफ कमेंडेशन एंड लैंग्वेज इन संस्कृत। द स्क्रिप्ट इज दक्षिण ब्राह्मी एंड इट वॉज कंपोज बाई रवि कृति, जो कि कोर्ट पोएट था किसका, पुलकेशिन द्वितीय का। इट इज़ नोन दैट द पुलकेशिन वन वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी, जिसका जो है कैपिटल बदामी या बतापी हुआ करता था। अगला सवाल है, हु एमंग द फॉलोइंग डिफीटेड हर्षवर्धना व्हेन ही इन्वेडेड चालुक्य किंगडम इन डेक्कन। डेक्कन में अटैक करने चला था, तो वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने इसकी हंसी ही छीन ली जब इसने इसको हरा दिया। अगला क्वेश्चन है कि किंग हर्षवर्धना असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। किंग हर्षवर्धना असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। इसके ब्रदर का नाम था राज्यवर्धन। ये कहानी कुछ ऐसी हुई कि शशांक जो कि गौड़ किंग था, वो जो है विद द हेल्प ऑफ देवगुप्त जो कि मालवा किंग था, इन्होंने एक साजिश रची और राज्यवर्धन को मार डाला। इसके बदला लेने के लिए जो है इसने हर्षवर्धन ने काफ़ी एफर्ट किया। खैर देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धनाज फादर प्रभाकर वर्धन का डेथ हो गया था 605 में। हर्षवर्धन जो कि एल्डर ब्रदर था राज्यवर्धन का, बिकम द किंग बट ही वॉज किल्ड। अच्छा, हर्षवर्धन का एल्डर ब्रदर जो राज्यवर्धन था, उस गद्दी बैठा, बट ही वॉज किल्ड ड्यू टू द मलाइस ऑफ मालवा किंग एंड देवगुप्त जिसका नाम था, और गोंड किंग जिसका नाम था शशांक। इन्होंने इसके अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा, इसे मार डाला। हर्षवर्धना 606 एडी में ही हैड असेंडेड द थ्रोन एंड रेस्क्यूड हिज सिस्टर राजश्री, जिसकी शादी हुई थी। तो इसको भी कैप्चर कर लिया था उन्होंने, और एंड ये भी जो है अपने आप को मारने ही वाली थी, तब तक इसको रेस्क्यू किया जंगलों में। विंध्यात्वी एंड मर्ज्ड कन्नौज थानेश्वर इन हिज किंगडम। ही स्नैच्ड मालवा फ्रॉम देवगुप्ता, बदले में, ठीक है कि भाई बदले का आग तो रहेगा, भाई को मारा है। एंड ही ड्रोव शशांक टू द गोंड, भगा दिया वहाँ से वहाँ तक भगाया। चहेटा, उसको चहेटा समझते हो ना, पीछा किया। हर्षा इज कॉल्ड द साहित्यकार सम्राट बिकॉज ही कंपोज 3 प्लेस, जिसका नाम है प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। 3 जो है प्ले इसने रचना करा, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा इसने लिखा। ही रोट इंडियाज डिस्क्रिप्शन इन हिज बुक कॉल्ड सीयूकी। अगला है, हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल। सीयूकी किसने लिखा था? हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था दोस्तों, सीयूकी लिखा था वेनसांग ने। यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश। इसने जो है अपनी कैपिटल जो थानेश्वर से कन्नौज रखी। पहले इसकी कैपिटल थी थानेश्वर। तो हर्षवर्धन जिसका रूलिंग पीरियड था 606 से लेकर 647 एडी तक इसने शासन किया। वर्धन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। इस्टेब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन नॉर्दर्न इंडिया। बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर थी नॉर्दर्न इंडिया में। और ही वॉज द लास्ट हिंदू एम्पेयर हु रूल्ड ओवर द रेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया एक्सेप्ट पंजाब। हिज अर्लीस्ट की कैपिटल वॉज थानेश्वर, प्रेजेंट डे हरियाणा में प्रेजेंट था ये। बट आफ्टर हिज एक्सेशन ही यूनाइटेड द 2 किंगडम थानेश्वर एंड कन्नौज एंड शिफ्ट कर दिया अपने कैपिटल को थानेश्वर से कन्नौज में। पुष्यभूति जो है किस डायनेस्टी का फाउंडर था? तो कई बार हम लोग गलत लगा के आ जाते हैं, हम लोग राज्यवर्धन या फिर प्रभाकर वर्धन लगा देते हैं वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर, बट गलत हो जाता है। पुष्यभूति जो था, he was who ruled from Thaneswar, was founder of Vardhan dynasty. So Pushyabhuti, the ruler of Thaneswar, later on founded the Vardhan dynasty. On
one of the most prominent ruler of this dynasty was Harshvardhana, who later on shifted the capital to Kannauj, and Wensang visited the court of Harsh.